हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को शुरू किया था, जिसमें हमने बात की थी तटस्थ वक्र के मीनिंग की, सीमांत प्रतिस्थापन दर के बारे में हमने पढ़ा और तटस्थ वक्र विश्लेषण की अजम्पशंस या मान्यताओं की हमने बात की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व की तटस्थ वक्र की विशेषताएं। तटस्थ वक्र की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इसका जो ढलान होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। तटस्थ वक्र इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। तटस्थ वक्र की विशेषता को हम क्लियर करने से पहले मैं यहाँ तटस्थ वक्र विश्लेषण का मीनिंग दोबारा बताना चाहूँगी कि जो तटस्थ वक्र होता है वो दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को या ऐसे कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करें। तो ये संतुष्टि का समान स्तर तभी होगा जब एक उपभोक्ता अगर मान लो दो वस्तुओं में से एक की मात्रा को बढ़ाता है तो दूसरे की मात्रा को कम करे, तभी संतुष्टि का लेवल सेम रहेगा। तो इसी विशेषता या इसी मान्यता के आधार पर जो हम कह सकते हैं कि जो तटस्थ वक्र है उसका ढलान इस तरीके से होगा, बाएं से दाएं नीचे की तरफ। अगर इसका ढलान ऐसा ना हो तो वो इस तरीके का भी एक सीधी रेखा ढलान भी हो सकता है, जिसे हम वर्टिकल लाइन बोल रहे हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन भी हो सकती है और ऊपर की तरफ बढ़ती हुई रेखा भी हो सकती है। लेकिन हम अब इन तीनों पॉइंट को प्रूव करेंगे कि ये रेखाएं गलत हैं। तटस्थ वक्र की ढलान इस तरह की नहीं हो सकती, क्योंकि ये तीनों तरह की ही रेखाएं दो वस्तुओं के ऐसे कॉम्बिनेशंस को शो कर रही हैं जो संतुष्टि का लेवल समान प्रदान नहीं करते। तो इन चारों डायग्राम्स को आपने वन बाय वन एक्सप्लेन करना है और इसमें क्लियर करना है कि तटस्थ वक्र का ढलान जैसा कि डी पार्ट में दिखाया गया है नीचे की तरफ गिरता हुआ इस तरह का ही होगा। तो जैसा कि आप फर्स्ट डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट डायग्राम में आप देखें हमने एक्स एक्सिस पे एप्पल्स और ऑरेंजेस लिए हैं, वाई एक्सिस पे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ए कॉम्बिनेशन और सी कॉम्बिनेशन है। सी कॉम्बिनेशन में हम अगर देखें एप्पल की ओ बी मात्रा दिखाई जा रही है और ऑरेंजेस की ओ एम मात्रा है। अगर हम एक कॉम्बिनेशन को देखें तो उसमें एप्पल की मात्रा तो सेम है, लेकिन ऑरेंजेस की जो मात्रा है वो बढ़कर ओ एम से ओ पी हो गई है। इसलिए मान लो आपके पास दो बंडल हैं वस्तुओं के, एक तो आपको ए कॉम्बिनेशन है आपके पास और एक है बी कॉम्बिनेशन। तो कोई भी एक जो विचारवान उपभोक्ता होगा वो ए को ज़्यादा प्रेफर करेगा सी से। क्यों? क्योंकि ए जो कॉम्बिनेशन है वो ऑरेंजेस की ज़्यादा मात्रा को शो कर रहा है, हालांकि उसमें एप्पल्स की मात्रा चाहे सेम है। इसलिए जो फर्स्ट डायग्राम है इंडिफरेंस कर्व की स्लोप इस तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि ए और सी के मामले में उपभोक्ता न्यूट्रल नहीं है, जो कि इंडिफरेंस कर्व की मेन बात है। जो इंडिफरेंस कर्व जिस चीज़ को शो करता है, इंडिफरेंस कर्व ये बताता है कि इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे उपभोक्ता उनको इक्वल इंपॉर्टेंस देगा। लेकिन अगर हम ए और सी कॉम्बिनेशंस को देखें तो ये दोनों कॉम्बिनेशन या संयोग उपभोक्ता के लिए सेम नहीं है। एक विचारवान उपभोक्ता ए को सी से प्रेफर करेगा, क्योंकि ए कॉम्बिनेशन वस्तुओं की ज़्यादा मात्रा को शो कर रहा है, चाहे वो ए की वस्तु की मात्रा है, चाहे वो ऑरेंजेस की ज़्यादा मात्रा है, चाहे एप्पल की मात्रा स्थिर भी है, फिर भी ए को ज़्यादा प्रेफर करेगा, ए को खरीदना चाहेगा, ए को लेना चाहेगा। इसलिए तटस्थ वक्र का जो ढलान है वो सीधी रेखा नहीं हो सकता, इस तरीके से वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर क्या तटस्थ वक्र का ढलान इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, क्या ये समान संतुष्टि को शो करेगा? हम कहेंगे नहीं। सेम एक्सप्लेनेशन हो जाएगी जैसे कि हमने वर्टिकल में की, जैसे कि हमने वाई एक्सिस के पैरेलल डायग्राम को एक्सप्लेन किया। उसमें ऑरेंजेस की मात्रा बढ़ी थी, इसमें एप्पल्स की मात्रा बढ़ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है, एक सी है और एक एच है। ठीक है, सी कॉम्बिनेशंस में ओ पी मात्रा ऑरेंजेस की है और ओ आर एप्पल है उस कॉम्बिनेशन में। और अगर हम ओ एच कॉम्बिनेशन को देखें, ओ एच कॉम्बिनेशन में ऑरेंजेस की मात्रा तो चाहे ओ पी ही है, लेकिन जो एप्पल्स हैं उसकी संख्या बढ़ गई है ओ आर से ओ क्यू। तो इसलिए इस केस में भी जो उपभोक्ता है वो एच कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेगा सी से, क्योंकि एच कॉम्बिनेशन में वस्तुओं की
ज़्यादा मात्रा है, चाहे वो एक वस्तु की ही ज़्यादा मात्रा क्यों ना हो। तो एच कॉम्बिनेशन से उसको ज़्यादा वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं, इसलिए एक विचारवान उपभोक्ता होने के नाते उपभोक्ता एच और सी दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देगा। इट मीन्स इन दोनों के मामले में वो न्यूट्रल नहीं है, इसलिए इट इनडिफरेंस कर्व का ये ढलान भी नहीं हो सकता एक्स एक्सिस के पैरेलल। इसी तरीके से नेक्स्ट हम बात कर लें अगली डायग्राम की शेप की, कि तो तटस्थावक्र का ढलान इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जैसे कि आप कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं, चाहे वो ए कॉम्बिनेशन है, चाहे बी है, चाहे सी है, तीनों ही कॉम्बिनेशंस दोनों ही वस्तुओं की ज़्यादा मात्रा को शो कर रहे हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मान लो सी कॉम्बिनेशन की बात करें, सी कॉम्बिनेशन में एप्पल्स की मात्रा OR है और ऑरेंजेस की मात्रा OE है। अगर हम बी कॉम्बिनेशन की बात करें, उसमें एप्पल्स की संख्या भी पहले की तुलना में बढ़ गई और ऑरेंजेस की संख्या भी OF हो गई है। इसी तरीके से ए कॉम्बिनेशन को देखें तो उसमें एप्पल की संख्या ON हो गई है अब, और ऑरेंजेस की संख्या OS हो गई है। ठीक है, तो तीनों ही कॉम्बिनेशन एक दूसरे से बढ़ के हैं, मतलब उपभोक्ता मान लो सी की तुलना में बी को प्रेफर कर सकता है और बी की तुलना में ए को प्रेफर कर सकता है, क्योंकि तीनों ही कॉम्बिनेशन से वस्तुओं की ज़्यादा मात्रा शो हो रही है और तीनों ही कॉम्बिनेशन अधिक संतुष्टि को शो कर रहे हैं। उपभोक्ता इनके मामले में न्यूट्रल नहीं होगा। तो इस तरीके से ये फर्स्ट तीनों तरह की जो डायग्राम की शेप है इनडिफरेंस कर्व की नहीं हो सकती। तो इनडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होगी, इस तरीके से बाएं से दाएं गिरती हुई, कि जैसा कि हम दोनों कॉम्बिनेशंस को देखें अब, कि मान लो ए कॉम्बिनेशन है, ए कॉम्बिनेशन में वस्तु की एप्पल्स की चाहे OR मात्रा है और ऑरेंजेस की OD मात्रा है। और अगर हम बी कॉम्बिनेशंस को देखें, उसमें अगर एप्पल की मात्रा OR से बढ़कर ON हुई है तो उस केस में उस कंज्यूमर ने ऑरेंजेस की मात्रा को घटा दिया है, या हम कहें ए कॉम्बिनेशन में ऑरेंजेस ज़्यादा हैं, एप्पल कम है, तो बी कॉम्बिनेशन में एप्पल्स की संख्या बढ़ाई है तो उसको ऑरेंजेस का त्याग करना पड़ा है, तभी, क्योंकि संतुष्टि का लेवल सेम रह पाएगा। इसलिए इनडिफरेंस कर्व की जो स्लोप होती है वो लास्ट वाला डायग्राम जो हमने बनाया, मूल बिंदु के उन्नतोदर जिसको बोलते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ, बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ डायग्राम, तो दिस इज द राइट डायग्राम ऑफ इनडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनडिफरेंस कर्व्स आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कि जो तटस्थावक्र होते हैं उसका ढलान मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। अब ये मूल बिंदु के और उन्नतोदर होने का ढलान जो है वो हमारी घटती MRS, जो हमारी MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम के कारण ही जो इनडिफरेंस कर्व है उसकी ये मूल बिंदु के उन्नतोदर वाली स्लोप होती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए MRS घटती नहीं हुई होगी, घटती नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो वो स्ट्रेट वो समान हो सकती है या फिर बढ़ती हुई हो सकती है। लेकिन क्योंकि हमारा इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम पे बेस है, इसलिए तीसरा जो डायग्राम वो राइट डायग्राम है जो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था। तो अगर हम कहें कि अगर मान लो MRS घटती हुई ना हो, अगर घटती नहीं होती तो वो समान हो सकती है या बढ़ती हुई हो सकती है, तो जो कि आप ए और बी पार्ट दोनों में दिखाई गई है, कि अगर MRS समान होगी तो IC कर्व की शेप इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब MRS क्या होती है, इसको भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, कि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, कि संतुष्टि के लेवल को समान रखते हुए एक उपभोक्ता वस्तु की एक इकाई ज़्यादा लेने के लिए दूसरी वस्तु की इकाई का जिस दर से त्याग कर रहा है उस दर को ही सीमांत प्रतिस्थापन दर बोलते हैं। और जो हमारा तटस्थावक्र विश्लेषण है, जैसा कि हमने अजम्पशंस में पढ़ा, ये घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर पे बेस्ड है। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम क्या बोलता है कि वस्तु, मान लो एप्पल और ऑरेंजेस की बात करें, कि उपभोक्ता एप्पल्स की अगर संख्या बढ़ाता है तो वो ऑरेंजेस की संख्या का त्याग तो करेगा, त्याग करता है वो भी किस दर से, घटती हुई दर से। मतलब कि जैसे जैसे सेबों की संख्या बढ़ती जाएगी, संतरों की जो मात्रा है उसका त्याग पहले की तुलना में कम दर पर होगा, उसको बोलते हैं घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो क्योंकि घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर
जब अप्लाई होती है, जब ये बात है, तो इस तरीके से शेप आएगी वो। और लेकिन अगर सीमांत प्रतिस्थापन दर समान है तो हमारा इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एप्पल्स की संख्या हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कर रहे हैं, तो उपभोक्ता इक्वल सेक्रीफाइस कर रहा है संतरों का, कि जैसे ए बी मात्रा का पहले त्याग किया, फिर सी डी मात्रा का त्याग किया, ई एफ मात्रा का त्याग किया। इट मीन्स इस केस में जो सीमांत प्रतिस्थापन दर समान है, लेकिन हमने घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर लेना है, इसलिए ये डायग्राम नहीं हो सकता इन तटस्थता वक्र का। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा डायग्राम है उसमें जो त्याग है वो बढ़ती हुई दर से हो रहा है, या हम कहें जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो बढ़ती हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहले ए बी संतरों का त्याग कर रहा है वो, फिर सी डी संतरों का त्याग कर रहा है, सी डी मात्रा का, और फिर ई एफ मात्रा का त्याग कर रहा है। लेकिन ये वास्तविक जीवन में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा बढ़ा रहा है और दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग बढ़ती दर से करे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता एक्चुअल लाइफ में। तो एक्चुअल लाइफ में जो स्थिति पॉसिबल है वो है थर्ड वन, कि घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर की उपभोक्ता वस्तु की एक इकाई जो मतलब एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो वो दूसरी का सेक्रीफाइस घटती दर से करेगा, तभी संतुष्टि का लेवल समान रह पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कि जो तटस्थता वक्र हैं एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ डायग्राम दोनों इंडिफरेंस कर्व को कटवा के दिखाया है, और हम इसको गलत प्रूव कर देंगे कि इस तरीके की सिचुएशन, जो ये सिचुएशन शो कर रहा है वो वास्तव में ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो इस पॉइंट को कैसे आपने एक्सप्लेन करना है, आप दो इंडिफरेंस कर्व ले लीजिए। एक हमारा मान लीजिए IC1 इंडिफरेंस कर्व है और दूसरा है IC2। हमने इनको कटवाता हुआ दिखा दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए बिंदु पर दोनों इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, मीनिंग भी पढ़ा, कि एक तटस्थता वक्र पर जितने भी बिंदु होते हैं वो समान संतुष्टि को शो करते हैं। तो हमने क्या लिया, एक तो हमारा कॉमन पॉइंट आ गया जो हमने ए नाम दे दिया इसको, कि जहाँ पे दोनों कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं। इसके बाद हमने दो पॉइंट अलग अलग दोनों इंडिफरेंस कर्व पर ले लिए, कोई भी नाम दे के आप ले सकते हैं, कि जैसे मान लो हमने बी पॉइंट ले लिया IC2 पर और सी पॉइंट ले लिया IC1 पे। ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, कि जैसे हमने कहा कि मान लीजिए IC1 पर जितने भी बिंदु हैं वो हमें पता है संतुष्टि का समान लेवल प्रदान करेंगे। तो IC1 पर जो बिंदु हैं वो हैं A और C। हम कहेंगे A और C से मिलने वाली संतुष्टि बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि IC2 पर जितने भी बिंदु हैं उनसे मिलने वाली संतुष्टि का लेवल समान है, और IC2 पर जो बिंदु हैं वो हैं A और B। तो एक कर्व पर बिंदु है जो जैसे IC1 पर वो है A बराबर C, दूसरे से हमें पता लगा A बराबर B है। तो इसका निष्कर्ष इससे क्या निकला कि अगर A बराबर C है और A बराबर B है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि कि जो B है वो C के भी बराबर होगा। बट B से मिलने वाली संतुष्टि और C से मिलने वाली संतुष्टि बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो B बिंदु है वो हायर इंडिफरेंस कर्व IC2 पर स्थित है, और जो C है वो निचले कर्व पर स्थित है। कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो B है वो ऑरेंजेस की ज़्यादा मात्रा को शो कर रहा है, B कॉम्बिनेशन, चाहे सेबों की मात्रा दोनों में सेम है 2। C कॉम्बिनेशन में सेबों की मात्रा 2 है, संतरों की मात्रा 2 है। लेकिन B कॉम्बिनेशन में सेबों की मात्रा चाहे सेम है, संतरों की मात्रा बढ़ गई है। इसलिए उपभोक्ता B और C दोनों में तटस्थ नहीं रहेगा, दोनों बराबर नहीं हैं, दोनों अलग अलग तटस्थता वक्र पर हैं। इसलिए B और C कॉम्बिनेशन आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ ये कंक्लूज़न निकाला कि क्योंकि B और C आपस में बराबर नहीं हैं, इसलिए दो तटस्थता वक्र जो हैं आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं। A higher indifference curve represents a higher level of satisfaction than a lower indifference curve, कि एक ऊंचा तटस्थता वक्र जो होगा वो संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्रकट करेगा, बजाय कि लोअर इंडिफरेंस कर्व के। कि जो लोअर नीचे होगा कर्व वो संतुष्टि के कम लेवल को शो करता है, क्योंकि उसमें हम वस्तुओं की मात्रा कम शो होती है, वस्तुओं के
कम मात्रा के कॉम्बिनेशन को शो करता है। जैसा कि हम डायग्राम में देख लेते हैं। हमारे इस डायग्राम में हमने दो तटस्थावक्र लिए हैं, एक IC2 एक IC1। जो IC1 है उसके ए कॉम्बिनेशन से ये पता लग रहा है कि उसमें 2 एप्पल हैं और 3 ऑरेंजेस हैं। और अगर हम IC2 के बी कॉम्बिनेशन को देखें, उसमें क्या है, एप्पल्स की संख्या पहले की तुलना में ज़्यादा है, 2 की बजाय 3 है, हालांकि ऑरेंजेस की संख्या समान है। ठीक है, तो बी कर्व जो है, बी पॉइंट है, सॉरी बी कॉम्बिनेशन है, वो ज़्यादा मात्रा को शो कर रहा है एप्पल्स की, चाहे संतरों की मात्रा समान है। इसलिए बी कॉम्बिनेशन से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी और ए कॉम्बिनेशन से उसकी तुलना में कम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इसलिए हाई इंडिफरेंस कर्व जितना ऊंचा होगा, मान लो इसके भी ऊंचा ऊपर आ जाता है, तो हम कहेंगे सी कॉम्बिनेशन को वो ज़्यादा प्रेफर करेगा बी से। तो क्योंकि वहाँ सी कॉम्बिनेशन में एप्पल्स की संख्या और बढ़ गई है, तो इसलिए जितना ऊंचा तटस्थावक्र होगा वो संतुष्टि के ऊंचे लेवल को शो करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि इंडिफरेंस कर्व टचेस नीदर एक्स एक्सिस नोर वाई एक्सिस। ये जो तटस्थावक्र है हमने पढ़ा कि वो दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशंस को शो करता है, कि हम ये मानते हैं कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को खरीदना चाहता है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो है वो ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है ना ही वाई एक्सिस को। लेकिन जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कभी तटस्थावक्र किसी भी एक्सिस को टच करता है, तो इसका मतलब है कि उपभोक्ता सिर्फ एक वस्तु ही ले रहा है और दूसरी वस्तु के लिए उसकी मांग 0 है। और इस केस में या तो ये सिचुएशन तभी संभव हो पाएगी जब एक वस्तु, मतलब एक एक्सिस पे हम एक वस्तु ले लें और दूसरे एक्सिस पे दूसरी वस्तु की जगह वो आ जाएगी मनी या मुद्रा। ठीक है, तो मुद्रा होगी तभी वो एक एक्सिस को टच कर सकता है, क्योंकि अगर टच करने का मतलब यहाँ क्या हुआ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मान लो OM है, हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो वाई को टच करता हुआ बन रहा है। इससे ये पता लग रहा है कि उस व्यक्ति के पास OM मुद्रा है, और M कॉम्बिनेशन से ये पता लग रहा है कि वो पूरी की पूरी मुद्रा को अपने पास रखना चाह रहा है, वस्तु की कोई भी मात्रा या एप्पल्स को वो खरीदना नहीं चाह रहा। और अगर हम N कॉम्बिनेशंस को देखें, N कॉम्बिनेशन को, उससे ये पता लग रहा है कि उपभोक्ता OP मुद्रा अपने पास रख रहा है, मुद्रा की OP मात्रा OP अपने पास रखता है, और बाकी मनी से वो एप्पल्स खरीद रहा है और जिसकी मात्रा है OQ के बराबर। ठीक है, तो N कॉम्बिनेशन से हमें पता लग रहा है कि अगर वो एक वस्तु पे पैसा खर्च कर रहा है लेकिन पूरा पैसा नहीं खर्च कर रहा, तो वो इतनी मात्रा वो एप्पल्स की खरीद रहा है और बाकी मनी अपने पास रख रहा है। और इस कॉम्बिनेशन से भी उसको उतनी संतुष्टि मिल रही है जितनी कि वो उसको M कॉम्बिनेशन या हम कहें पूरी की पूरी मुद्रा अपने पास रखने से प्राप्त होती है। मतलब जनरली इंडिफरेंस कर्व टच नहीं करेगा, और वो इसी केस में टच करेगा जब दोनों वस्तुएं ना होकर उसमें एक तो वस्तु हो और दूसरी उसके पास मुद्रा हो, कि वो या हम कहें वो अपना पैसा एक ही वस्तु पर खर्च करना चाहे। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम जो इंडिफरेंस कर्व में बात लेके ही चलते हैं कि उपभोक्ता, क्योंकि ये दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को शो करता है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व ना तो एक्स एक्सिस को टच करता है ना ही वाई एक्सिस को। एंड द लास्ट वन, नेक्स्ट जो है हमारी प्रॉपर्टी इसकी इंडिफरेंस कर्व की, वो है इंडिफरेंस कर्व आर नॉट नेसेसरली पैरेलल टू ईच अदर, कि जो तटस्थावक्र हैं उनका एक दूसरे के समानांतर होना भी ज़रूरी नहीं है। जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, 3 तरह के हमने इंडिफरेंस कर्व शो किए हैं, IC1, IC2, IC3। ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो भी सकते हैं। पैरेलल का मतलब है कि दोनों मतलब जितने भी डायग्राम हम ले रहे हैं उनके बीच का गैप सेम होना। अगर ये पैरेलल, मतलब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पैरेलल होंगे ही, या हम कहें ये नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ये डिपेंड करता है कि जो हम तटस्थता मानचित्र में ये जो कर्व बना रहे हैं उनके बीच जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। अगर दो इंडिफरेंस कर्व के बीच, अगर विभिन्न बिंदुओं के बीच अगर सीमांत प्रतिस्थापन दर उनकी जो रेशो है, उसका जो अनुपात है वो एक स्थिर अनुपात में ही वो घट रही है अगर दो कर्व के बीच, तो वो समांतर होंगे। जैसे कि इसमें यहाँ वैसे कोई समांतर नहीं है प्रॉपरली, मतलब तो वो दो समांतर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने ये इस डायग्राम में बनाया कि मान लो ये IC1 है, ये IC2 है सपोज,
अगर इनके जो घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर है, अगर उसका रेशो समान है तो वो पैरेलल हो जाएंगे, अगर वो समान नहीं है तो उनका समांतर होना ज़रूरी नहीं है। तो ये तो थी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ इंडिफरेंस कर्व की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 8 मार्क्स में आ जाती है इसकी प्रॉपर्टीज़, नहीं तो 12 मार्क में भी आ जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतनी ही बात करेंगे हम। नेक्स्ट हम बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।